हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़ में। ठीक है, आज हमने पिछले लेक्चर में जो 11th लेक्चर था हमारा, उसमें एनसीईआरटी की क्लास 11th इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 5 और 6 कंप्लीट किया और आज हम ये जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट के बारे में, मतलब एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ होता है जो कंट्री का, और इनफॉर्मलाइजेशन हुआ है हमारी कंट्री में, कैजुअलाइजेशन हुआ है जो कि अदर इश्यूज मतलब कैजुअलाइजेशन है। ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को पढ़ने वाले, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे के मतलब कंसेप्ट के लिए, और मेंस और प्रीलिम्स दोनों के पर्सपेक्टिव से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चलेगा, जैसे कि मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, वर्कर क्या होते हैं, वर्क फोर्स क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये सब हम सीखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से। और जो नेचर ऑफ पार्टिसिपेशन होता है मैन और वुमन का, ठीक है, वर्क फोर्स में वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है वेरियस सेक्टर में, उसका हमें पता लगेगा। नेचर और एक्सटेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट का होता है, मतलब कितना एक्सटेंट है हमारी कंट्री में नेचर मतलब एक अनएम्प्लॉयमेंट का, और नेचर कैसा है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट का, जो हम डिफरेंट नेचर होता है ना एम्प्लॉयमेंट के, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो सीजनल और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इस तरह से। ठीक है, और जो गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स चलाए होंगे, स्कीम्स लाई होंगी, कुछ एक्ट्स लाए होंगे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट के लिए,
जो वेरियस सेक्टर्स में और रीजियंस में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जो स्कीम्स लाई होंगी उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाई डू वी वर्क, हम काम क्यों करते हैं। इसके कई रीजन है। पहला तो जो हमें आजीविका कमाने के लिए, मतलब लाइवलीहुड कमाने के लिए। दूसरा, एक सेल्फ वर्थ हमें मिले, ठीक है। जब हम काम करते हैं तब हमें एक सेल्फ वर्थ महसूस होती है, ठीक है, कि हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और एक एकम्प्लिशमेंट की भावना के लिए, मतलब काम करने के बाद आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका एकम्प्लिशमेंट का एक फीलिंग आपका बढ़ता है, ठीक है। आपका एक सेंस ऐसा बढ़ता है कि नहीं, मैंने कुछ करके दिखाया, ठीक है। और तीसरा उसका रीज़न होता है कि हम नेशनल डेवलपमेंट और इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे भी आपको पता है ना कि जो भी जीडीपी होता है हमारी कंट्री का, मतलब नेशनल इनकम में जो गिना जाता है, ठीक है, तो उसमें भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं। जब हम काम करते हैं तो मतलब हम किसी ना किसी प्रोडक्शन या सर्विस या एग्रीकल्चर में जुड़े होंगे तो हम नेशनल डेवलपमेंट में तो कंट्रीब्यूट करते ही है और नेशनल इनकम में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और एक रीज़न क्या है कि जो लोग हमारे पे डिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन हमारे फैमिली वाले होंगे, ठीक है, वो हमारे पे डिपेंडेंट होंगे, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी हम काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब वेरियस रीजंस के कारण हम वर्क करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम जो एम्प्लॉयड पीपल है, जो काम करते हैं, ठीक है, जो नौकरी करते हैं, उनका हम मतलब जो मतलब उनका स्टडी हम क्यों करते हैं, मतलब हम ये एम्प्लॉयमेंट के बारे में ही इस चैप्टर में जो स्टडी करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, ये चैप्टर का मतलब उद्देश्य क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जब हम स्टडी करते हैं वर्किंग पीपल के बारे में तो वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, क्वालिटी है एम्प्लॉयमेंट की, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसके बारे में हमें पता चलता है कंट्री में, ठीक है। और इसके बारे में पता चलने के बाद हम कंट्री की जो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग है भविष्य के लिए, उसके बारे में गवर्नमेंट और जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो ये इन्फॉर्मेशन, मतलब जो डिसीजन लेने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो अगला प्लानिंग हमें करना हो भविष्य का, तो अभी जो प्रेजेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारी कंट्री में क्या प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसीलिए हम इस एम्प्लॉयड पीपल का स्टडी करते हैं, ठीक है। जो ये जो स्टडी होता है ये हमें क्या मदद करता है कि जो 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 डिफरेंट इंडस्ट्रीज है और सेक्टर्स है उसने नेशनल इनकम में कितना कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। अगर मतलब जैसे आपको पता है कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो होता है नेशनल इनकम में वो कम है, इंडस्ट्री का थोड़ा ज़्यादा है और सर्विस सेक्टर का सबसे ज़्यादा है। इस तरह से वो हमें कब पता चला, जब हमने एम्प्लॉयड पीपल का स्टडी किया तब पता चला, ठीक है। इसलिए हम एम्प्लॉयड पीपल का स्टडी करते हैं। और इससे हमें और क्या पता चल जाए कि जो सोशल इश्यूज हमारी कंट्री में चल रहा है, ठीक है, जो 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 एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कुछ सोसाइटी कुछ सेक्शन का, और जो चाइल्ड लेबर चल रहा है, जो बाल श्रम हम बोलते हैं, उन सब का भी हमें पता चलता है। ये कब पता चलता है, जब हम हमारी कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा, ठीक है। इसलिए हम ये स्टडी करते हैं एम्प्लॉयड पीपल का, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्कर एंड एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। जो भी एक्टिविटी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट करती है उसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई वॉलंटियर वर्क करते हैं, ठीक है, कोई मतलब उसका कोई आपको ना तो वेतन मिलता है ना कुछ मिलता है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कही जाएगी। क्यों? क्योंकि वो नेशनल इनकम में, जीडीपी में, मतलब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है जो हमारी, उसमें वो कंट्रीब्यूट नहीं करता। जबकि आप कोई अगर काम करते हो, बदले में वेजेस लेते हो, बदले में सैलरी लेते हो, तो वो काम होगा जिसका अंतिम कोई प्रोडक्ट होगा या सर्विस होगा, जिसका एंड होगा वो एंड प्रोडक्ट होगा वो, ठीक है। तो वो जो एक्टिविटी है उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो क्या करती है कि हमारे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में जो जो होता है वो कंट्रीब्यूट करता है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आप कोई मानो कि आपने कोई मंदिर में काम किया, ठीक है, कि वहाँ पे आपने कुछ तो थोड़े दिन सेवाएं दी, ठीक है, आपने उसका कुछ जो भी रिम्यूनरेशन मिलता है, वेजिस, आपने नहीं लिया क्योंकि आपने मतलब वॉलंटियर किया था, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है वो। और उसके ही अगेंस्ट में अगर आप कोई इंडस्ट्री में काम करते हो, ठीक है, तो उस इंडस्ट्री का क्या होगा, आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ठीक है, आप काम करके आपको भी वेजिस मिलेगा, वो इंडस्ट्री भी प्रोडक्शन करेगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि वो इंडस्ट्री वाला वर्क है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है आपकी, ठीक है। और आप वो तब आप एक वर्कर कहलाएंगे, ठीक है, आप एक एम्प्लॉयड पर्सन कहलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जो भी, ठीक है, मतलब कोई भी हो, कोई कौन सी भी कैपेसिटी हो, हायर कैपेसिटी वाली हो या लोअर कैपेसिटी वाली हो, कोई भी पोस्ट भी हो या कोई भी लेवल की इनकम भी हो, ठीक है, हायर इनकम वाली भी हो सकती है, लोअर इनकम वाली भी हो सकती है, इन सबको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। और इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़े जो लोग होते हैं उनको हम वर्कर बोलते हैं, ठीक है। और
जो भी लोग अगर अगर कोई किसी भी कारण टेम्पररीली जो दूर रहते हैं, मतलब जो कोई अगर बीमार पड़ गया, ठीक है, कोई इंजरी हो गई और अदर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी आ गई, कोई बेड वेदर हो गया, ठीक है, कोई मतलब कोई सेलिब्रेशन हुआ, और किसी भी मतलब इन इन कारणों की वजह से अगर कोई इंसान इस जो वर्क से दूर भी रहता है तो भी वो वर्कर ही कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये जो उसके वर्क ना करने का टाइम है वो एक टेम्पररी टाइम है, ठीक है, और बाद में जैसे वो ठीक हो जाएगा, मतलब जैसे भी उसका जो वर्क से दूर रहने का समय हो वो खत्म हो जाएगा, तो वो फिर से वर्क करने लगेगा, ठीक है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी में फिर से जुड़ जाएगा, ठीक है, तो उसको भी हम वर्कर ही बोलते हैं, जो टेम्पररी जो दूर रहता है वर्क से उसको भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया का नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, ठीक है, रोजगार की प्रकृति क्या है, इसमें इसका मतलब ये बहुमुखी है, मल्टीफेसेटेड है, ठीक है, इसके कई आयाम होते हैं, ठीक है, मतलब मल्टी डायमेंशनल है, मतलब एक ही तरह की एम्प्लॉयमेंट नहीं है कि सभी लोग एग्रीकल्चर में ही काम कर रहे हैं, इस तरह से नहीं, लोग कई प्रकार के काम करते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। कुछ लोग होते हैं थ्रू आउट द ईयर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जैसे कि जो नौकरी वाले लोग होते हैं, कोई अच्छी कंपनी में काम करते हैं, ठीक है, उनको थ्रू आउट द ईयर एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनको कुछ मंथ के लिए ही एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जैसे कि एग्रीकल्चरल वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है कि जो मतलब जब 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 तक एग्रीकल्चर में काम होगा, जब उसकी सीज़न होगी तब तक उनको वर्क मिलेगा, उसके बाद में उनके पास वर्क नहीं, या तो कुछ और वर्क करने लगेंगे या तो उनके पास वर्क नहीं होगा, ठीक है। और कुछ मतलब हमारी कंट्री में क्या है कि मेनी वर्कर्स ऐसे हैं, मतलब कई वर्कर्स ऐसे हैं उनको इतना जो जितना उनको वेजेस मिलना चाहिए वो उतना उचित वेतन उनको मिलता नहीं है, ठीक है, मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का नेचर होता है, मतलब ये नेचर मतलब एक प्रकृति ये दिखाती है हमारी कंट्री में कि कुछ लोगों को मतलब साल भर रोजगार मिलता है, कुछ लोगों को कुछ मंथ के टाइम ड्यूरेशन में ही रोजगार मिलता है, कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, वो कुछ भी काम करने लगते हैं, कुछ लोग मतलब एक बड़ा सेक्शन ऐसा है जिनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, इस तरह से ये नेचर है हमारी कंट्री में, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मतलब अच्छी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं हो रही है, इस तरह का नेचर है हमारी कंट्री में, ठीक है। और जो हमारी कंट्री में टोटल एम्प्लॉयड पॉपुलेशन है, जो टोटल लोग जो है, मतलब जो एक टोटल सेक्शन ऐसा है जो काम कर रहा है, उसमें से सबसे बड़ा शेयर किसका है, रूरल वर्कफोर्स का, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं ना कि वो एग्रीकल्चर और उसके साथ एलाइड एक्टिविटी होती है, जो भी, ठीक है, कि जो सर्विस जो छोटा छोटा ट्रांसपोर्ट करना और जो डेयरी वाला काम करना, जो इस तरह के जो वर्क होते हैं एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के, उसमें जो रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ये रूरल वर्कफोर्स है हमारी, ग्रामीण कार्यबल हम जिसे बोलते हैं, वो एक बड़ा हिस्सा है हमारी कंट्री में, ठीक है। और जो हमारी वर्कफोर्स है उसमें जो मैन है, मतलब ठीक है, वुमन नहीं, मैन जो होता है वो सबसे बड़ा, उसमें भी जो शेयर वो मैन का आता है, जो हमारी वर्कफोर्स है उसमें, इसमें चाइल्ड लेबर भी आ जाता है, ठीक है, चाइल्ड लेबर में भी जो मेल होते हैं वो सबसे बड़ा शेयर हासिल करते हैं, ठीक है, मतलब जो टोटल वर्कफोर्स है उसमें मेल का प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो वुमन वर्कर्स है, जो मतलब जो वुमन काम करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, जो उसमें हम ये नहीं गिनते कि जो जो हाउस वाइफ होती है जिसको मतलब अनपेड वर्क करना पड़ता है, उनको ये हम उनको एम्प्लॉयड नहीं गिनते, ठीक है, उनको वर्कर नहीं गिनते। जो रूरल वर्कफोर्स है, मतलब रूरल एरिया की वर्कफोर्स है, उसमें 1/3 जो पोर्शन है वो वुमन का है, ठीक है, और जो अर्बन एरिया है उसमें 5वां हिस्सा जो है वो वुमन का है, ठीक है। तो मतलब जी ये जो अर्बन एरिया हुआ उसमें जो वुमन का पार्टिसिपेशन होता है वर्कफोर्स में वो थोड़ा कम रहता है जो रूरल एरिया होता है उससे, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ना कि और जो वुमन होती है जो अनपेड हाउस वर्क करती है, मतलब जो हाउस वाइफ होती है, उनको हम एम्प्लॉयड नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो वर्क होता है वो ग्रोस डोमेस्टिक, मतलब हमारी जो ग्रोस नेशनल इनकम है, ठीक है, जो नेशनल इनकम है और ग्रोस डेवलपमेंट होता है हमारी कंट्री का, उसमें कुछ जो ये वर्क होता है ये मतलब कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता हमारी नेशनल इनकम में और नेशनल ग्रोथ में, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे वर्क को भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं गिनते, और जो वुमन ये वर्क करती है उनको भी हम एम्प्लॉयड नहीं गिनते हैं। अब बात करते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, जो हमारी कंट्री में जो कितने लोग रोजगार में भागीदारी देते हैं, मतलब ठीक है, कि कितनी पॉपुलेशन वर्कर की पॉपुलेशन है, इस तरह से मतलब कितना पोर्शन हमारा एम्प्लॉयमेंट में जुड़ा हुआ है, इन सबको हम पढ़ते हैं। अब इन सब का हमारी कितनी पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट कर रही है ये जानने के लिए एक मतलब फैक्टर आता है जिसका नाम है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। ये एक इंडिकेटर है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। अब जो पीपल जो रूरल एरिया के पीपल होते हैं, अब हम इससे अभी हम टेबल से भी पढ़ेंगे, जो पीपल रूरल एरिया होता है जो, ठीक है, उनमें क्या होता है कि हायर इनकम के कोई सोर्स अच्छे नहीं होते, ठीक है, वो एग्रीकल्चर और जैसे मैंने बोला ना कि छोटे छोटे काम करते हैं, इसलिए उनकी हायर इनकम नहीं होती है, ठीक है। तो
जो एम्प्लॉयमेंट मार्केट होता है उसमें मतलब जो छोटा छोटा वाला एम्प्लॉयमेंट मार्केट होता है, ठीक है, जो कैजुअल लेबर वाला, उसमें वो ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। और फीमेल की कंपेयर में जो मेल होते हैं वो ज़्यादा ऐसा काम करते हैं, ठीक है। जो हमने बोला ना कि जो वुमन होती है उनका जो हिस्सा होता है वो मेन के हिसाब से कम होता है वर्कफोर्स में, रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में भी, ठीक है। अब आता है वर्क पॉपुलेशन रेशियो का जो था, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो मेन होते हैं, जो टोटल पॉपुलेशन में से जो वर्कर है, ठीक है, जो मैन है, ठीक है, जो रूरल एरिया में मैन 51.7% मैन है, ठीक है, और अर्बन एरिया में 53.0% मैन है, ठीक है, जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है उसमें। ये डेटा 2017-2018 का है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया है। और रूरल एरिया में जो वुमन का पार्टिसिपेशन है टोटल वर्कफोर्स में, वो है 17.5, और जो अर्बन एरिया है उसमें 14.2, ठीक है। मतलब टोटल हम कह सकते हैं कि जो अर्बन एरिया है उसमें टोटल पॉपुलेशन में से 33.9 पीपल वर्कर है, ठीक है, और जो रूरल एरिया है उसमें टोटल वर्कफोर्स में से 35 लोग जो है वो वर्कर है, ठीक है, ओवरऑल। और टोटल हमारी कंट्री में रूरल और अर्बन एरिया दोनों को शामिल करके टोटल 34.7 लोग है पर 100 लोग में से कि वो वर्कर है, ठीक है। इस तरह से ये जो प्रोपोर्शन है वो परसेंटेज में है, तो ये जो प्रोपोर्शन हुआ कि 35, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 लोग में से 35 लोग है रूरल एरिया में वो वर्कर है। इसी तरह अर्बन एरिया में भी ऐसा ही है कि जो हर 100 लोग है जो वर्कफोर्स में से उसमें 33.9 है जो वो वर्कर है, इस तरह से, ठीक है। तो टोटल 34.7 जो हमारी पॉपुलेशन में जो अगर 100 लोगों को लिया जाए तो 34.7 लोग जो है वो वर्कर है, इस तरह से, ठीक है। अब वुमन का पार्टिसिपेशन कम क्यों रहता है कि एक ऐसा जो कल्चर चला आ रहा है कि जो उनको जो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उनसे डिस्करेज किया जाता है, ठीक है, उनको हतोत्साहित किया जाता है कि उनको घर का काम करवाया जाता है, ठीक है, फैमिली द्वारा। और जो मेनी हाउस कोई मतलब जो जो भी वुमन काम करती है जो हाउस होल्ड का, ठीक है, एज ए हाउस वाइफ, तो उनका काम कोई प्रोडक्टिव वर्क है इस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, ठीक है, उनको उत्पादक कार्य के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है। मतलब ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है ऐसा कुछ माना नहीं जाता है, तो इनका उनको पे भी नहीं होता है, उनको पे भी नहीं किया जाता है, ठीक है। ये मतलब एक वर्क की एक नैरो डेफिनेशन हुई, ठीक है। अगर ब्रॉड डेफिनेशन होती तो क्या होता कि ये जो वुमन का हाउस होल्ड वर्क है उसको भी इकोनॉमिक एक्टिविटी गिना जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये एक नैरो डेफिनेशन है, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ है कि जो वुमन का जो वर्क है उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, ठीक है। और इसी कारण हमारी कंट्री में जो वुमन वर्कर है उनका एक मतलब कहा जाए कि जो जो आंकड़ा आता है वो अंडर एस्टिमेट होकर आता है, ठीक है। जितना जो भी अगर इनको भी अगर गिन ले, जो हाउस वाइफ है उनको भी वर्कर गिन ले तो ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उनको वो एम्प्लॉयड नहीं गिना जाता, ठीक है। तो इसीलिए जो वुमन वर्कर का आंकड़ा है वो बहुत ही अंडर एस्टिमेट होकर आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर्स की, कि जो 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 हमारी कंट्री में क्या है कि जो अगर हम जो भी स्टेटस देखें किसी भी वर्कर का कि जो कुछ उसका एंटरप्राइज में क्या स्टेटस है, कोई भी इंडस्ट्री भी हो, ठीक है, कोई भी शॉप हो, कोई भी मतलब कोई भी वर्क का प्लेस हो, उसमें उसका स्टेटस क्या है, उससे हमें एक आयाम पता चलता है कि उसकी क्वालिटी क्या है एम्प्लॉयमेंट की। मतलब कंट्री में ओवरऑल देखा जाए तो कंट्री में ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी क्या है, ये इस बात से हम देख सकते हैं कि जो वर्कर है उसका स्टेटस क्या है एंटरप्राइज में, ठीक है, मतलब वो जहाँ काम कर रहा है उसका स्टेटस क्या है उसकी एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। जो वर्कर्स मतलब जो भी एंटरप्राइज जिसमें वो वर्क करता है वो उसका खुद का हो, ठीक है, मतलब जो भी मतलब कोई शॉप ऑनर हो जिसकी अपनी शॉप हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो जिसकी अपनी इंडस्ट्री हो, वो उनको क्या हम बोलते हैं एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड बोलते हैं, जो उसी में से कमाते हैं और उसी को ऑन करते हैं, मतलब उसी के ही वो मालिक होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। जब वो ही वर्कर मतलब कोई भी वर्कर किसी और ऑर्गेनाइजेशन और किसी और इंडिविजुअल के द्वारा मतलब हायर किया जाए और उसके बदले में उसे वेजेस मिले जो रेगुलर बेसिस पे उसके बदले में वो काम करेगा, तो उसको रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय बोला जाता है, ठीक है, जो उसको हम हायर्ड वर्कर भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये आपको एक पता चला ना कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि अगर सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या आता है कि अगर कोई शॉपकीपर हो, ठीक है, जिसकी अपनी शॉप हो और उसी में से वो कमाता हो, या तो फिर उसकी मतलब कोई इंडस्ट्री हो अपनी, या तो फिर कोई ऑफिस हो अपनी जिससे वो सर्विस देता हो, तो वो सब लोग होंगे वो सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं। हायर्ड में कौन से आते हैं आपको पता है कि ये जो वर्क करते डेली जो जॉब करते प्राइवेट जॉब्स होती है, ठीक है, उन सबको हम हायर्ड वर्कर्स में गिनते हैं, उनको हम रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक ग्राफ है, देखिए जो एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन ये है हमारी कंट्री में, ये मैं बताता हूँ कि जो
मान लीजिए कि ये सेल्फ एम्प्लॉय मतलब ये एक जो कैजुअल वेज लेबर है वो 24% है। मेल के हिस्से में 24% कैजुअल लेबर है, जो भी कैजुअल वेज लेबर है वो, ठीक है। अब ये जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज है वो मेल के पार्ट में क्या है कि 24% रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय है, बाकी जो बचे, ठीक है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है हमारी कंट्री में, ठीक है। जो मतलब अपनी खेत हो, उनके पास कोई शॉपकीपर हो, कोई मतलब अपना सर्विस सेक्टर का कोई ऑफिस हो, ये सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गिने जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा शेयर है हमारी कंट्री में, मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों में, ठीक है। तो मतलब आपको ये आगे भी देखने मिलेगा कि सेल्फ एम्प्लॉयड का जो शेयर है हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट में वो बहुत ज़्यादा है आज भी, ठीक है। वो कम हुआ है लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा है। फीमेल वर्कर्स में देखा जाए तो जो भी मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड फीमेल वर्कर्स है वो 52% है, ठीक है, मतलब एक बड़ा शेयर है। जो कैजुअल वेज लेबर्स में जो फीमेल आती है वो 27% है, ठीक है। और जो रेगुलर सैलरीड फीमेल एम्प्लॉयज होती है वो 21% है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये जो गैप है, ठीक है, जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज का जो गैप है वो थोड़ा कम है जो फीमेल और मेल में, ठीक है। और ये सॉरी ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है उसमें ये गैप कम है, ठीक है। ये देखिए ये कोई गैप नहीं है, 52% ये दोनों सेम है। अब बाद में देखा जाए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन देखा जाए, नॉट बाय जेंडर, अब बाय जो रीजन है उसमें देखा जाए तो कैजुअल वेज लेबर से इसमें अब मेल फीमेल दोनों आ गए, ठीक है। ये अब डिफरेंट नहीं है, मेल फीमेल दोनों आ गए। अब ये सिर्फ जो रीजन है अर्बन एरिया और रूरल एरिया उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं अर्बन एरिया में 38% है, ठीक है। और जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं रूरल एरिया में वो 58% है, ठीक है। ये देखिए ये ज़्यादा गैप दिखा रहा है जो अर्बन एरिया है और रूरल एरिया है उसका, ठीक है। अब जो कैजुअल वेज लेबर है, ठीक है, वो अर्बन एरिया में 15% है और जो रूरल एरिया है उसमें 29% है। अगेन जो कैजुअल वेज लेबर और रूरल एरिया में ज़्यादा है, गैप दिखा रहा है, हमें दिख रहा है। अब आता है जो रेगुलर सैलरीड पर्सन है वो तो अर्बन एरिया में वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो रेगुलर सैलरीड पर्सन जो रूरल एरिया है उसमें कम होता है, क्योंकि रूरल एरिया में इतनी अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं होती, जबकि अर्बन एरिया में क्या होता है कि जो मतलब वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनको मिल जाती है, जो जॉब की और प्राइवेट जॉब की और इस तरह की, ठीक है, उस ऐसी अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल जाती है जो लोगों को सर्विस सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है, इस तरह से। तो इसीलिए अर्बन वर्कर्स जो है उसमें जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज है उसका पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारी कंट्री में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्शन है वो बहुत ही बड़ा एक मेजर सोर्स है लाइवलीहुड का, ठीक है। और उसके बाद जो कैजुअल लेबर है, ठीक है, जो नैमित्तिक श्रम हम बोलते हैं जिसको, ठीक है, मतलब छोटा छोटा काम करते हैं, मतलब सीजनल काम होता है, ठीक है, इस तरह का जो लेबर है वो दूसरा बड़ा सोर्स है लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। और जो नेचर ऑफ वर्क है हमारी अर्बन एरिया में वो भी डिफरेंट है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ कि मतलब हर कोई अलग अलग काम करता है, हर कोई फैक्ट्री तो नहीं चला सकता, हर कोई अपनी शॉप तो नहीं चला सकता, ठीक है, और वेरियस सर्विसेज भी हर कोई नहीं दे सकता, सब लोग अलग अलग काम करते हैं। उसका मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि जैसे कि रूरल एरिया में ही लोग अलग अलग काम करते हो, ठीक है, अर्बन एरिया में भी ऐसा होता है कि लोग अलग अलग काम करते हो, ठीक है। कोई सीजनल काम करता हो, किसी के पास रेगुलर सैलरी आती हो, किसी के पास मतलब इंटरमिटेंट सैलरी आती हो, इस तरह से, ठीक है। तो मतलब जो नेचर ऑफ वर्क होता है अर्बन एरिया में वो भी डिफरेंट रहता है हमारी कंट्री में। और जो अर्बन एरिया के एंटरप्राइजेस होती है, जो मतलब अर्बन एरिया के एंटरप्राइजेस होते हैं उनको रेगुलर बेसिस पे वर्कर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। इसीलिए जैसे मैंने देखा ना, जब अर्बन एरिया में क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है, क्योंकि जो वहाँ पे एंटरप्राइजेस होते हैं उनको रेगुलर बेसिस पे वर्कर चाहिए होते हैं। इसीलिए जो हमने देखा ना कि अर्बन एरिया में रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रोपोर्शन रहता है, ठीक है। चलिए अब हमारी कंट्री में देखते हैं कि जो फर्म्स और फैक्ट्रीज और ऑफिस में मतलब कैसे एम्प्लॉयमेंट का जो भी प्रोस्पेक्ट रहता है वो हम देखते हैं। हम जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जो ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसको 8 डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जो अलग अलग औद्योगिक प्रभाग है उनमें डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये एग्रीकल्चर है पहला, दूसरा माइनिंग और क्वारिंग है, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग है, चौथा है इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई है, पांचवा है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जो मतलब जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है रियल एस्टेट की बात करते हैं, ठीक है, और जो छोटे छोटे मकान बनते हैं वो सब कंस्ट्रक्शन में आता है। उसके बाद आता है ट्रेड, ये सर्विस सेक्टर में आ गया, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज होता है, सर्विसेज जो दूसरी सर्विसेज होती है वो। इसमें जो पहले दो है वो आएंगे
प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर और माइनिंग और क्वारिंग जो होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग, जो इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई होती है, ठीक है, ये, और कंस्ट्रक्शन और ट्रेड होता है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन, ये तीनों जो होते हैं वो मिलकर सेकेंडरी सेक्टर बनाते हैं, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं वो। अब ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और सर्विस, इन सबको हम सर्विस सेक्टर में गिनते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, जो ये 8 सेक्टर है उसमें जो भी लोग काम करते हैं उनको 3 ग्रुप में बांटा जाता है, ठीक है। ये जो मेजर डिविजन है उनको अभी ये डिवीजन हुए 8 और उनको अभी अब 3 मेजर डिवीजन में बांटा जाएगा। ये है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है सर्विस सेक्टर। पहला प्राइमरी में क्या आता है, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं एग्रीकल्चर और माइनिंग और क्वारिंग को, ठीक है। दूसरा आता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इलेक्ट्रिसिटी और गैस और वाटर सप्लाई का सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक है। अब सर्विस सेक्टर में क्या आता है, जो भी मतलब ये जो ट्रेड है और ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की सर्विसेज है और जो बाकी की सर्विसेज बची है, आईटी सेक्टर हो गया, जो भी वेरियस सर्विसेज है हमारी कंट्री में, वो सब ये सर्विस सेक्टर में, मतलब टर्शियरी सेक्टर में आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्कफोर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री में। ये जो वर्कफोर्स है ये तीनों, ठीक है, ये जो सेक्टर्स है उसमें हमारी वर्कफोर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये डेटा है 2017 और 2018 का, उसके बाद हम लेटेस्ट डेटा भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसकी 27 एज पर एनसीईआरटी जो दिया गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्राइमरी सेक्टर में हमारी कंट्री में जो रूरल एरिया है उसमें 59.8% जो भी वर्कफोर्स है वो प्राइमरी एरिया में रूरल एरिया में प्राइमरी सेक्टर में बटी हुई है, ठीक है, वो उसमें इन्वॉल्व है। और जो अर्बन एरिया है उसमें जो प्राइमरी सेक्टर में 6.6% वर्कफोर्स काम कर रही है, ठीक है। अब हम जैसे कि जेंडर के तौर पे देखें तो जो मेन होते हैं, ठीक है, वो प्राइमरी सेक्टर में 40.7% पोर्शन में दिखते हैं, और जो फीमेल होती है वो प्राइमरी सेक्टर में देखिए ये ज़्यादा है, 57.1% है, ठीक है, ये ज़्यादा है, फीमेल मेन से ज़्यादा है प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन अगर हम देखें प्राइमरी सेक्टर में, टोटल वर्कफोर्स देखें वो है 44.6% एज पर 2017-2018 डेटा, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्टर की बात करें, जिसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, उसमें जो रूरल एरिया है उसमें 20.4, ये आंकड़े आपको ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हम इसका उपयोग कैसे करेंगे कि अब हम इसमें कंपैरिजन करेंगे इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। इससे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पता चलेगा हमारी कंट्री में, ठीक है, कि रूरल एरिया में 20.4% सेकेंडरी सेक्टर में जो प्रोपोर्शन में इन्वॉल्वमेंट है, और अर्बन एरिया में सेकेंडरी सेक्टर में 34.3% वर्कफोर्स इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। और जो मैन है, जो जेंडर के, तो इस जेंडर के डायरेक्शन से देखे तो जो मैन है वो सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा है फीमेल के कंपैरिजन में, ठीक है। और जो टोटल पॉपुलेशन है 24.4% जो टोटल वर्कफोर्स है वो सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, ठीक है। और जो टर्शियरी सेक्टर में भी इसी तरह से है, जो अर्बन एरिया है उसमें टर्शियरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देखी जाती है, ठीक है। और जो रूरल एरिया है उसमें सर्विस सेक्टर का थोड़ा कम महत्व रहता है, इसलिए थोड़ा छोटा पोर्शन है वो उसमें इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। और जो मैन होते हैं वो मतलब सर्विस सेक्टर में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जो फीमेल होती है उनका प्रोपोर्शन थोड़ा कम रहता है सर्विस सेक्टर में। और ओवरऑल देखा जाए तो 31% जो हमारी कंट्री की जो वर्कफोर्स है वो टर्शियरी सेक्टर में देखी जाती है, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं, थोड़ा कंपेरिजन करके देखते हैं। देखिए, जो भी मतलब ये जो प्राइमरी सेक्टर है, ठीक है, उसमें रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है। देखिए ये इतना बड़ा गैप है, 59.8% और यहाँ पे 6.6%, ठीक है, बहुत ही बड़ा गैप है। अर्बन एरिया में लोग एग्रीकल्चर वाला काम बहुत कम करते हैं, ठीक है। और मेल और फीमेल में देखिए ये भी एक बड़ा गैप है कि ये 41.7%, ये 57.1%, मतलब नियरली 17%, मतलब वो 17% गैप है ये प्राइमरी सेक्टर है उसमें जेंडर के हिसाब से, ठीक है। और अब सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो जो रूरल एरिया में सेकेंडरी सेक्टर का महत्व तो मतलब प्रोपोर्शन कम रहता है, उसमें गैप रहता है, क्योंकि अर्बन एरिया में इंडस्ट्रियल जो भी एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है वो ज़्यादा होती है। और जो मेल और फीमेल में भी इसमें गैप रहता है, ये थोड़ा गैप कम हो जाता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो ये गैप कम हो जाता है, ठीक है। ये नियरली मतलब 9% जितना है हमारी कंट्री में एज पर 2017-18 के हिसाब से, ठीक है, कि जो फीमेल होती है वो
सेकेंडरी सेक्टर में मेल के हिसाब से कम पोर्शन में वर्क करती है, कम प्रोपोर्शन है फीमेल का, ठीक है। अब टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो देखिए अर्बन एरिया और रूरल एरिया में फिर से एक बड़ा गैप दिखता है, ठीक है, क्योंकि अर्बन एरिया में सर्विस सेक्टर का बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है, ठीक है, जबकि रूरल एरिया में क्या होता है कि वहाँ पे सर्विस सेक्टर की बहुत ज़्यादा ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं है, ठीक है। और जेंडर के हिसाब से देखें तो यहाँ भी गैप थोड़ा इतना रहता है, मतलब अराउंड 7% जितना गैप दिख रहा है हमें, ठीक है। तो मतलब ये जो गैप है इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का, जो मेल और फीमेल का गैप है वो एग्रीकल्चर के गैप से कम है, ठीक है। मतलब जो मेल और फीमेल का जो गैप है उसमें जो जेंडर इक्विटी आनी चाहिए वो सेकेंडरी जेंडर अनइक्वालिटी बोलते हो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में कम है जेंडर अनइक्वालिटी, ठीक है। अब जो टोटल पॉपुलेशन का तो टोटल वर्कफोर्स का तो हमने देखा कि ये जो टर्शियरी सर्विस सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है उसमें 31.0% मतलब 31% जो वर्कफोर्स है उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो ये लेटेस्ट डेटा है, ठीक है, 2021 का जो 2020 का डेटा है उसका, कि देखिए ये 2010 के बाद देखा जाए तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, वैसे हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंस है वो कम होता गया, जो पॉपुलेशन वर्कफोर्स का डिपेंडेंट है वो, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ, ठीक है। ये 50% अगर हम देखें तो आज ये मतलब नियरली 40% जितना ही, मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, ठीक है। और जो सर्विस सेक्टर का वर्कफोर्स है वो बढ़ गया है हमारी कंट्री में, ठीक है। जो भी इसका जो मतलब जो प्रोपोर्शन है वो बड़ा है हमारी कंट्री में, ठीक है। जो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, जो समय आगे जाता गया और डेवलपमेंट होता गया हमारी कंट्री में, तो सर्विस सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट होती गई वो ज़्यादा होती गई, ठीक है। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब ये ओवरऑल जो देखा जाए तो प्रोपोर्शन बड़ा नहीं है, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट नंबर में ये प्रोपोर्शन देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना ज़्यादा अभी एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें इतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुआ है आज भी हमारी कंट्री में, मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी कंट्री में आज भी ये जो एग्रीकल्चर है उस पर निर्भर करता है, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। अब बोलते हैं, अब हम लिंक जो भी ग्रोथ और चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है उसमें और ग्रोथ में क्या लिंक होती है वो हम देखते हैं। जो रोजगार की जो संरचना होती है, कंपोजिशन होता है उसका एम्प्लॉयमेंट का, उसमें जो लिंक होती है ग्रोथ की वो हम देखते हैं, ठीक है। हम दो डेवलपमेंट इंडिकेटर के बारे में हम देखेंगे कि जो ग्रोथ होता है और एम्प्लॉयमेंट, और जो एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ और जीडीपी। अगर हम ऐसे देखा जाए तो जब जीडीपी बढ़ता है तब हम डेवलपमेंट हुआ ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो मतलब जीडीपी बढ़े तो उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो क्या हमारी कंट्री में रियली में ऐसा हुआ है या नहीं, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी हम नहीं बात डायरेक्टली करेंगे, जो आगे हम पढ़ेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसके बीच में हमारी कंट्री में क्या लिंक प्रिवेल करता है, कि जीडीपी अगर बढ़ता है तो हमारी कंट्री में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई है या नहीं, ये हम आपको आगे पता चलेगा। अब क्या हुआ है कि जो हमारी कंट्री में 70 ईयर्स का जो प्लानिंग किया गया है, जो डेवलपमेंट का प्लानिंग किया है, वेरियस 5 ईयर प्लान्स है, और दूसरी जो प्लानिंग जो स्कीम्स होती है वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के द्वारा जो प्लानिंग के लिए स्कीम्स लाई गई और 5 ईयर प्लान्स लाए गए, ठीक है। उनका एक मेन एम ये रहा है कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक एक्सपांशन करे और नेशनल आउटपुट में और बढ़ावा दे, और नेशनल जो एम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में उसमें भी वृद्धि हो, ठीक है। हमारा जीडीपी तो बढ़े, साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये एक मेन एम रहता था जो भी डेवलपमेंट हुआ हमारी कंट्री में, जो प्लानिंग किया था हमारी कंट्री में 70 ईयर्स का जो प्लानिंग है, ठीक है, आजकल का नहीं, जो आज़ादी के वक्त से जो प्लानिंग जो चला आ रहा है उसका ये एक मेन एम था कि प्रोडक्शन भी बढ़े हमारी कंट्री का और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, मतलब उसमें इंक्रीज हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम क्या रहा है, कि जो 1990s के बाद का प्रॉब्लम क्या रहा हमारी कंट्री में, कि जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ है हमारी कंट्री का, ठीक है, जो हमारी कंट्री का मतलब जीडीपी तो बढ़ा है हमारी कंट्री में, ठीक है, लेकिन 1990s के बाद से क्या हुआ है कि जो एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ है वो बहुत कम रहता है, ठीक है। जो इसके बाद जो 1990s के बाद क्या हुआ एक्चुअली हमारी कंट्री में, कि जो अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लानिंग थे, मतलब आज़ादी के बाद के जो प्लानिंग थे, उस वक्त जो एम्प्लॉयमेंट रेट का ग्रोथ था मतलब कम था उस वक्त, ठीक है। उस वक्त का जो डेवलपमेंट का ग्रोथ था उसके लेवल पे ही पहुंच गया है 1990s के बाद से। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो ग्रोथ है वो तो हुआ है, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुई है, ठीक है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि जो हमारी कंट्री में ग्रोथ, जो जीडीपी का ग्रोथ हो रहा है और एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। वो गैप और बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। मतलब जीडीपी तो अच्छे से बढ़ रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बढ़ रही है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, वो मतलब जो भी ग्रोथ हुआ हमारी कंट्री में, जो इकोनॉमी में, वो जो एम्प्लॉयमेंट साथ में नहीं जनरेट कर पाए, ठीक है। मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बजाय वो आगे बढ़ गया। जो भी इकोनॉमी का ग्रोथ है वो एम्प्लॉयमेंट बिना रोजगार पैदा किए ही हमारी कंट्री में सेवाओं का उत्पादन और जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया हमारी कंट्री में, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ जितना ग्रोथ हुआ इतना। इसको जो इकोनॉमिस्ट जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। आप ये टर्म याद रखना, ये जो जॉबलेस ग्रोथ है इसको ही बोलते हैं। जितनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा जॉब जनरेट नहीं हुई और हमारी कंट्री का ग्रोथ बढ़ गया, ठीक है। मतलब आप देखते हो, आप अब देख भी सकते हो कि इतने ज़्यादा लोग आज भी हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर में, नहीं ये उदाहरण है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि इतने ज़्यादा लोग आज भी हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर पे क्यों निर्भर है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है उसमें मतलब इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो पाई है, ठीक है। वो विकास तो कर लिया उन्होंने, ठीक है, लेकिन उतने ज़्यादा लोगों के साथ विकास नहीं किया, उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के साथ विकास नहीं किया इसने, ठीक है। इसीलिए हमारी कंट्री में ग्रोथ हुआ, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए वो नहीं हुई। इसको हम बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। अब हम जो 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 दो इंडिकेटर्स है उस पर देखते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट, जो पीपल की एम्प्लॉयमेंट होती है वेरियस इंडस्ट्रीज में, उसकी और उसका स्टेटस क्या है, ठीक है। उसका मतलब उसका भी एम्प्लॉयमेंट का भी लेवल होता है, ठीक है। वो उस स्टेटस के बारे में हम बात करते हैं। जो पीपल है, जो मतलब एक ट्रेंड क्या देखा गया है हमारी कंट्री में कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो पोर्शन है उसमें से रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट में जाने का एक ट्रेंड हमारी कंट्री में बना हुआ है, ठीक है। जो 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 कैजुअल वेज वर्क होता है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं और जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उनसे कैजुअल वेज वर्क में जाने का जो हमारा जो ट्रेंड हुआ है वो हमारी कंट्री में बहुत बढ़ गया है, ठीक है। जो मतलब पिछले पास्ट डेटा में से देखें तो ये हम समझ सकते हैं, ठीक है, कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है और जो भी रेगुलर सैलरीड वर्कर्स है उसमें से कैजुअल वेज वर्क लोग आज प्रीफर कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम ये जो विद्वान लोग होते हैं, स्कॉलर्स जो होते हैं, वो इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, उसको क्या वो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो लोग कैजुअल वेज वर्क में जा रहे हैं उसको बोलते हैं वो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। जैसे इनफॉर्मलाइजेशन हम आगे पढ़ेंगे, ये होता है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। ये जो कैजुअल वर्क होता है कि जो छोटी छोटी कंस्ट्रक्शन वर्क ले लिए, छोटा छोटा वो जो छोटा छोटा मतलब रिक्शो चलाने लगे, कोई भी ऐसा वर्क ले लिया हाथ में, ठीक है, वो वेजिटेबल बेचने लगे, ये जो वर्क होता है वो कैजुअल वेज वर्क होता है, ठीक है। इसको मतलब लोग रेगुलर सैलरीड वर्क और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होती है उससे वो ऐसे कैजुअल वेजेस होते हैं वो करने लगे, वहां से निकल के इस सेक्टर में आ रहे हैं, कैजुअल जो सेक्टर है उसमें, ठीक है। तो ये जो आने का जो उस सेक्टर में से इस सेक्टर में आने का जो पूरा प्रोसेस है उसको जो स्कॉलर्स बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। मतलब हमारी जो वर्कफोर्स है वो ज्यादा से ज्यादा कैजुअल होती जा रही है, इसका मतलब ये हुआ। और ये कैजुअल वर्कर्स होते हैं वो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं। इसका कारण क्या होता है मैं आपको बताऊं कि मानो कि ये कैजुअल वर्कफोर्स है हमारा, ठीक है, ये ठीक है, मतलब ये कैजुअल एम्प्लॉयज है हमारे, ठीक है, हमारी वर्कफोर्स के, उनका ये वल्नरेबल क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी जो इनकम होती है वो बहुत ही मतलब वोलेटाइल होती है, ठीक है। इसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं, मानो कि उनका काम ना चला, ठीक है, उनका काम उन्होंने किया, उनको निकाल दिया, कि जो जिनके लिए काम कर रहे थे उन्होंने निकाल दिया, ठीक है। और अगर कोई छोटा वेजिटेबल बेच रहा हो वो वर्कर हो, मतलब मानो कि उनका वेजिटेबल ना बिका, ठीक है, मतलब कोई उनको मतलब उनका जो वेजिटेबल है उसने किसी ने खरीदा नहीं, इस तरह से, ठीक है। तो इनकी जो इनकम होती है वो वोलेटाइल होती है, वो कभी भी इन लोगों का इनकम जो होता है वो मतलब छीना जा सकता है, ठीक है। वेरियस फैक्टर्स काम करते हैं, ठीक है, इसीलिए जो होते हैं वो हाईली वल्नरेबल होते हैं, वो मतलब असुरक्षित होते हैं, ठीक है, कि कभी भी इनकी एम्प्लॉयमेंट जा सकती है, इनकी इनकम बंद हो सकती है, ठीक है। अब हम हमारी कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न है वो देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड में, ठीक है, वो उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो भी रेशियो है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड का जो प्रोपोर्शन है वो कम होता जा रहा है, देखिए जो, ठीक है,
वो कम हुआ, पहले 61 था, फिर 57 हुआ, फिर 56, 54 हुआ, फिर 52 हुआ, ठीक है, और बाद में 52 रहा, मतलब कम नहीं हुआ, इतना ही रहा, ठीक है, मतलब एक कम होने का ट्रेंड दिखा जा रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड पोर्शन में। उसके बाद रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ की भी बात करें हमारी कंट्री में, तो पहले 15 था, बाद में 13 था, बाद में 13 था, ठीक है, बाद में 18 हुआ, बाद में 22 पॉइंट हुआ, ठीक है, मतलब इसमें भी ये उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, ठीक है, मतलब राइज एंड फॉल हो रहा है, ठीक है, ये मतलब ये रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहे हैं, ये राइज एंड फॉल हो रहा है उनका जो प्रोपोर्शन है उसमें। और देखिए कैजुअल वेज जो लेबर्स है, ये जो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, ये जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, उसमें देखिए ये जो उनका प्रोपोर्शन है वो बढ़ने को मिलता है, वो बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलता है, बाद में फिर से कम हो रहा है, ठीक है, इस तरह से, मतलब ये भी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, ठीक है। वो किस तरह से हो रहा है, ये जो वो बढ़ा किस लिए, ये जो सेल्फ एम्प्लॉय में से कम हुए लोग, ठीक है, और जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय में से कम हुए वो लोग कैजुअल वेज लेबर्स में मतलब उसमें ऐड होते जा रहे हैं। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज में से कम होते जा रहे हैं वो कैजुअल वेज लेबर्स में ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हम उसे देखेंगे। और जो प्राइमरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर का तो हमने देखा, जो एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न था वो कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें कम हुआ है हमारा रेशियो, ठीक है, जो एग्रीकल्चर में जो लोग काम करते हैं उनका प्रोपोर्शन कम हुआ है जैसे जैसे हम आगे बढ़े, लेकिन बहुत बड़ा प्रोपोर्शन फिर भी हम देखें तो एक 44.6% बहुत बड़ा प्रोपोर्शन एग्रीकल्चर पे निर्भर रहता है, ठीक है। और उसी तरह जो भी सेकेंडरी सेक्टर है उसमें जी ये प्रोपोर्शन है वर्कफोर्स का वो इंक्रीज हुआ है, सर्विस सेक्टर में भी ये प्रोपोर्शन इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इस तरह से मैं मतलब हमारी कंट्री में जैसे जैसे डेवलप हुआ वो प्राइमरी में से जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में लोग शिफ्ट हुआ है, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी बहुत ज़्यादा लोग निर्भर रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनफॉर्मलाइजेशन की। जैसे हमने कैजुअलाइजेशन देखा, ठीक है, इस ग्राफ में से, इस टेबल में से ही देखा कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड और रेगुलर सैलरीड में एम्प्लॉयड पीपल है वो कैजुअल वेज लेबर में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कैजुअलाइजेशन। और उसके बाद आता है इनफॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो हमने जब ये जो प्लानिंग प्रोसेस हुआ पूरा हमारी कंट्री में, ठीक है, वेरियस मतलब प्लान्स लाए गए हमारी कंट्री में, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने की स्ट्रेटेजी लाई गई ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े। लेकिन उसके पीछे की एक एजम्पशन क्या थी, जब हमारी कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, जो एग्रीकल्चर का जो सरप्लस वर्कफोर्स है हमारी कंट्री में वो शिफ्ट हो जाएगा इंडस्ट्री में, ठीक है। तो उससे क्या मिलेगा, उनको बेटर वेजेस मिलेंगे और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा होगा, ठीक है। तो मतलब ये एक टिपिकल पैटर्न होता है डेवलपमेंट का कि जब भी कंट्री ऐसे ऐसे डेवलप होता जाता है, ठीक है, उस जब डेवलपमेंट का स्टेज में वेरियस स्टेजेस होते हैं, सक्सेसिव स्टेजेस, उसमें जो उसकी पॉपुलेशन होती है वो प्राइमरी सेक्टर के डिपेंडेंस से वो टर्शियरी सेक्टर में जाती है। पहले प्राइमरी सेक्टर में होती है, जो बड़ी अपनी जो पॉपुलेशन होती है वो प्राइमरी सेक्टर में होती है, उसके बाद में वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आती है, उसके बाद में वो सर्विस सेक्टर में काम करने लगती है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाए वैसे वैसे। लेकिन हमारी कंट्री में क्या हुआ है कि ये 70 साल के डेवलपमेंट के प्रोसेस के बाद भी हमारी जो भी इंडिया की वर्कफोर्स है वो आज भी फार्मिंग एक्टिविटी में डिपेंडेंट है, मतलब फार्मिंग एक्टिविटी उनका बहुत बड़ा एक लाइवलीहुड का स्रोत बना रहा है, ठीक है। मतलब जितना पोटेंशियल मतलब जो भी शिफ्ट होना चाहिए था इंडस्ट्रियल सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में वो हुआ नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो हमारी कंट्री में जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो भी डिटेरियोरेट कर रही है, मतलब जो गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, ठीक है। मतलब एक मैं आपको उदाहरण दूं कि जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का उदाहरण दूं आपको कि आप देखें कि अगर कोई बैंक का कर्मचारी हो और दूसरा हो एग्रीकल्चर वर्कर, तो उसमें क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो किसका अच्छा होगा, जो बैंक का कर्मचारी हो उसका एम्प्लॉयमेंट का क्वालिटी होगा वो अच्छा होगा, उसका इनकम जो होगा वो अच्छा होगा और जो उसमें जॉब सिक्योरिटी भी होगी। और जो एग्रीकल्चर वर्कर है उसका वो एम्प्लॉयमेंट का क्वालिटी होगा वो अच्छा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसमें कोई अच्छा मतलब उसका इनकम नहीं है, उसकी जो लाइवलीहुड है वो भी कोई इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें वेरियस फैक्टर्स काम करते हैं, मतलब जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हो एम्प्लॉयमेंट की उसमें ज़्यादा इनकम भी मिलती है, ज़्यादा लाइवलीहुड भी मिलता है, ज़्यादा मतलब जॉब सिक्योरिटी मिलती है। इन सब फैक्टर्स को हम बोलते हैं क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये कम होता जा रहा है हमारी कंट्री में, ठीक है। मतलब ये जो अच्छी एम्प्लॉयमेंट जो हम देखते हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट हो, अच्छी इनकम वाली एम्प्लॉयमेंट हो, वो कम होती जा रही है, ठीक है।
10-20 साल काम करने के बाद भी वर्कर्स को कोई मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलता, प्रोविडेंट फंड का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ग्रेच्युइटी नहीं मिलती, पेंशन नहीं मिलता। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसी जो नौकरियां होती है जिसमें ऐसे ऐसे बेनिफिट मिलते हैं वो कम होती जा रही है। देखा, ये जो क्वालिटी वाली एम्प्लॉयमेंट होती है वो कम होती जा रही है हमारी कंट्री में, और कैजुअल लेबर और इनफॉर्मल लेबर बढ़ता जा रहा है हमारी कंट्री में। ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें भी ये जो जो पब्लिक सेक्टर में वर्क करता है, पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय हो, उसके कंपेयर में प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी जो वेजेस होती है वो कम होती है, उसकी जो सैलरी होती है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि उसकी एम्प्लॉयमेंट की जो क्वालिटी है वो कम है। ठीक है, उसमें कोई जॉब सिक्योरिटी उसकी नहीं है, उसको कभी कभी भी निकाला जा सकता है। ठीक है, और उसका एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, इस तरह से हम देखें तो मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट है इकोनॉमिस्ट की वो सही है कि जो क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो रही है हमारी कंट्री में। ठीक है, जो हम देख सकते हैं कि जो हमारी कंट्री में जो जो रेगुलर इनकम जो वाला जो इंडियन वर्कफोर्स है वो बहुत ही स्मॉल सेक्शन है। मतलब जो हमारी कंट्री में टोटल वर्कफोर्स को आप देखें उसमें से एक बहुत ही छोटा सेक्शन, ये जो टोटल वर्कफोर्स है उसमें एक बहुत ही छोटा वर्कफोर्स होगा जिसको रेगुलर इनकम मिलती है। मगर आप देखें कि जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉय हो जिसकी परमानेंट जॉब होती है, ठीक है, और जो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी अच्छी जो जॉब होती है वो जॉब वाला एक बहुत ही छोटा सेक्शन रहता है हमारी कंट्री में। ठीक है, और हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो ये जो एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, और जो वर्कर्स के राइट्स है उनको बचाने के लिए लेबर लॉज लाई है हमारी कंट्री ने। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने इस लेबर लॉज के थ्रू ये जो इश्यूज है उनको सॉल्व करने का ट्राई किया है हमारी गवर्नमेंट ने। ठीक है, जो ये जो सेक्शन है, ये जो मतलब रेगुलर इनकम वाला सेक्शन है वो क्या करता है कि जो ट्रेड यूनियन बनाता है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर्स के साथ बार्गेन करता है कि हमें अच्छी जो वेजेस हो वो मिलनी चाहिए। ठीक है, और जो अदर सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हो, ठीक है, कि जो रेगुलर इनकम हो, अच्छी जॉब सिक्योरिटी हो, और उनको बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट, पीएफ बेनिफिट जो बोलते हैं, जो मैटरनिटी बेनिफिट, वो सब मिले। ठीक है, ये जो छोटा सा सेक्शन होता है वो सेक्शन जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके साथ बार्गेन करता है, कैसे? जो ट्रेड यूनियन बना के। ठीक है, तो ये जो होता है, मतलब ये जो पूरा सेक्शन होता है इनको हम फॉर्मल वर्कर्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब दो कैटेगरी होती है वर्कफोर्स की, एक फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। ठीक है, और उनको हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, जो फॉर्मल सेक्टर में क्या आया कि जो रेगुलर मतलब जो गवर्नमेंट के लॉज के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, उनको हम फॉर्मल सेक्टर बोल सकते हैं। जो भी पब्लिक सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट है हमारी कंट्री में, ठीक है, और जो भी प्राइवेट सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट होती है जिसमें 10 लोग जो हायर किए जाते हैं और उससे ज़्यादा 10 या उससे ज़्यादा लोग हायर किए जाते हैं, वो सब फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। ठीक है, उनको गवर्नमेंट के नियमों का पालन करना पड़ता है। जो भी गवर्नमेंट लॉस लाती है, एक्ट्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, उनको ये जो सेक्टर्स है उनको गवर्नमेंट के इन लॉस का पालन करना पड़ता है। ठीक है, और जो इस एस्टेब्लिशमेंट्स में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको हम फॉर्मल सेक्टर के वर्कर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको जो गवर्नमेंट के द्वारा जो बेनिफिट दिए जाने चाहिए, मतलब गवर्नमेंट के लॉज में जो बेनिफिट्स लिखे हैं ये इनको मिलते हैं। ठीक है, जो जैसे कि पीएफ और जो भी मैटरनिटी बेनिफिट और जो भी जॉब सिक्योरिटीज है वो सब इनको ये फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को मिलती है, मतलब अच्छी इनकम भी उनकी होती है। ठीक है, और जो अदर एंटरप्राइजेस होते हैं जिसमें वर्कर को जो भी वर्क करते हैं ये इसको हम इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई छोटी शॉप में कोई काम कर रहा हो, ठीक है, मतलब इसका कोई अच्छा इनकम तो होगा नहीं, ये सब इनफॉर्मल सेक्टर है जिस पर गवर्नमेंट का कोई इतना कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उन गवर्नमेंट का कंट्रोल तो होता नहीं है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि ये जो शॉप ओनर्स होते हैं वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं जो उसमें वर्क कर रहा हो। ठीक है, इस तरह से ये जो सेक्टर होता है वो इनफॉर्मल सेक्टर रहता है। मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मानिए, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, ठीक है, इसमें कोई जो फार्मर है उसने अपनी खेत में 2 लोगों को रखा, ये फार्मर है। ठीक है, ये पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है, मतलब एक कोई खेत है, इसमें ये फार्मर है, उसने 2 लोगों को काम पे रखा। ठीक है, अब इस पर गवर्नमेंट को तो पता नहीं है कि ये फार्मर ने इन दो लोगों को काम पे रखा, तो फार्मर अपना मनचाहा वेजिस उसको देगा, तो एक्सप्लॉयटेशन हुआ ना। तो ये सेक्टर हुआ इनफॉर्मल सेक्टर, और ये जो दो इंसान है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इनफॉर्मल वर्कर्स। ठीक है, तो ऐसे हमारी कंट्री में आज कंडीशन देखा जाए कि जो ये इनफॉर्मल सेक्टर में कौन कौन आते हैं, फार्मर्स जो होते हैं, एग्रीकल्चर जो लेबर होते हैं, ठीक है, ये फार्मर जो खुद है वो भी इनफॉर्मल वर्कर ही गिना जाएगा, और ये जो दोनों उसने हायर किए थे वो भी इनफॉर्मल वर्कर ही गिने जाएंगे। ठीक है,
जो स्मॉल एंटरप्राइजेस, प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं, उसके जो ओनर्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल होते हैं, जो किसी को हायर नहीं करते, जैसे वेजिटेबल बेचने वाले, वो सब लोग जो होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में गिने जाते हैं हमारी कंट्री में, जिनका मतलब उन पर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, उनको वो गवर्नमेंट के लॉज जो होते हैं उनसे उनके दायरे से बाहर रहते हैं, ठीक है। अब ये इनफॉर्मल सेक्टर में जो कैजुअल वेज लेबर्स होते हैं, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क कर लिया, थोड़े दिन के लिए इंडस्ट्री में काम कर लिए, ये जो वर्कर्स होते हैं वो भी कैजुअल, ये जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में जुड़े हुए लोग होते हैं, उनको भी हम इनफॉर्मल वर्कर्स भी कहते हैं। ये सेक्टर भी एक इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। ये जो कैजुअल वेज लेबर का जो सेक्टर है वो भी इनफॉर्मल सेक्टर में आता है, ठीक है। जो जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, हेड लोड वर्कर्स होते हैं, वो सब लोग जो होते हैं वो इनको हम इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स गिनते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका कोई वो गवर्नमेंट के रेगुलेशन से के दायरे के बाहर होते हैं, ठीक है। जो फॉर्मल सेक्टर में वर्क करते हैं वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट उनको मिलता है, जैसे कि जो जो होता है ना, जो जॉब सिक्योरिटी और अच्छी इनकम और अच्छा लाइवलीहुड, अच्छी जो भी उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो भी अच्छी होती है, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट उनको मिलता है, ठीक है। जो फ्री डेज होते हैं उनको वीकली ऑफ मिलता है, ठीक है, ये सब उनको मिलता है, ठीक है। लिमिटेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स उनको मिलता है, तो ये सब फॉर्मल सेक्टर में मिलता है, ठीक है। और जो इनफॉर्मल सेक्टर से वो फॉर्मल सेक्टर के वर्कर होते हैं वो ज़्यादा इनकम कमाते हैं, ठीक है। एक एज पर इकोनॉमिक सर्वे हम देखें, ये एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ये आप मेंस में अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर में। जो इकोनॉमिक सर्वे के जो 2018-19 का इकोनॉमिक सर्वे आया था, ठीक है, उसमें बताया गया था कि इंडिया में 93% ऑफ जो वर्कफोर्स है ना वो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है, ठीक है। ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा है, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं कि जो हमारी कंट्री में जो प्लानिंग हो जो किया गया है वो उसका ये एक फेलियर का फैक्टर हम गिन सकते हैं, ठीक है। ये आज भी हमारी कंट्री में इतना बड़ा इनफॉर्मल वर्कफोर्स है, ठीक है। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए थे, लेबर लॉज, वो भी इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, ठीक है। पॉलिटिकल विल इतना अच्छा नहीं है। जब हम ये फॉर्मल सेक्टर की और इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो पॉलिटिकल विल भी हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, कि जो भी अपने वर्कर्स है उनको अच्छी कंडीशन गवर्नमेंट प्राप्त करवा पाए, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए हमारा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर का, कि जो ये फॉर्मल सेक्टर है ये बहुत ही छोटा सा प्रोपोर्शन जो कंस्टिट्यूट करता है, और जो इनफॉर्मल सेक्टर है हमारी कंट्री में वो बहुत ही बड़ा प्रोपोर्शन है वो कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। जो मेल है वो दोनों में मेल फीमेल में दोनों में भी गैप है, ठीक है, कि मेल जो होते हैं वो 24% जो होता है फॉर्मल सेक्टर में, 24% मेल होते हैं और बाकी का 6% फीमेल है, ठीक है। सॉरी, ये मिलियन में आंकड़ा है, 24 मिलियन है वो मैन है और 6 मिलियन होती है वो वुमन है फॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। और इनफॉर्मल में सेक्टर में 310 मिलियन जो होते हैं वो मेल होते हैं और जो 133 मिलियन जो वुमन होती है, ठीक है। इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, देखिए ये मेल और फीमेल में इनफॉर्मल सेक्टर में गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब 1970s के बाद की जो बात करें ना, तब के समय से बात करें तो जो भारत ने भी वेरियस डेवलपिंग कंट्रीज़ की राह पे इंडिया ने भी अब अटेंशन देना शुरू कर दिया कि जो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है उसकी, जो इनफॉर्मल सेक्टर की अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर ध्यान देना शुरू किया, उसके लिए कुछ लॉ बनाए, ठीक है, उसके लिए कुछ स्कीम लाई, इस तरह से, ठीक है। जो वर्कर्स और जो एंटरप्राइजेस होते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स और एंटरप्राइजेस होते हैं उनको कोई रेगुलर इनकम होती नहीं है, ठीक है। जैसे कि वो फार्मर्स की और बात की ना, वो आपको उदाहरण दिया था फार्मर्स का, ठीक है, उनकी कोई इनकम रेगुलर इनकम नहीं होती है, ठीक है। ये जो फार्मर्स है उसने जो हायर किए जो 2 लोग थे, वो 2 जो लेबर थे, ठीक है, उनकी कोई इनकम अच्छी तो इनकम नहीं होगी, ठीक है। उनको प्रोटेक्शन भी नहीं है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन के द्वारा कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। और एनी कंपेंसेशन के मिलने के वजह उनको निकाल दिया जाता है, जो हम फायरिंग बोलते हैं, जो कि फायर कर दिया लोगों को, ठीक है, निकाल दिया जॉब से, इस तरह से। ये जो फार्मर है, मैंने आपको उदाहरण दिया था कि ये जो फार्मर है उसने जो 2 लेबर रखे थे वो उनको कभी भी निकाल सकता है कि कल आप मत आना काम करने, वो इस तरह से वो निकाल सकता है, ठीक है। इस तरह की उनको जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है और गवर्नमेंट के रेगुलेशन भी उनके काम नहीं करते, इस तरह से, ठीक है।
और जो भी टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है इनफॉर्मल सेक्टर के जो एंटरप्राइजेस होते हैं वो भी आउटडेटेड होती है, ठीक है। और वो उनका कुछ अकाउंट भी मेंटेन नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे मतलब कोई रजिस्ट्रेशन तो नहीं करता, ये जो किसान होगा वो जो अपने खेत पे जो वर्कर्स को रखेगा उसका कोई रजिस्ट्रेशन तो नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह से मतलब उसका कोई अकाउंट भी नहीं होता कि कौन कौन काम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है इसके एक मतलब ये इतने इतने इश्यू होते हैं, ठीक है, कि उनको कोई अच्छी इनकम नहीं होती, कोई भी उनको कंपेंसेशन नहीं मिलता, प्रोटेक्शन भी नहीं होता गवर्नमेंट का, ठीक है। उसमें कोई अच्छी कोई टेक्नोलॉजी भी यूज़ नहीं होती इस तरह से, ठीक है, कि वो इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसे ऐसे इश्यूज होते हैं। और 1970s के बाद से हमारी गवर्नमेंट ने ये इनफॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट है उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेरोजगारी की, ठीक है, हमारी कंट्री में जो अनएम्प्लॉयमेंट का क्या नेचर रहता है उसके बारे में। अब एनएसएसओ जो है, ठीक है, जो हमारी कंट्री में एनएसएसओ की ऑफिस है वो डिफाइन कैसे करता है अनएम्प्लॉयमेंट को, कि जो जो जिनके पास काम नहीं होता, ठीक है, और जो काम नहीं करते और काम ढूंढ रहे, काम करते नहीं है या काम ढूंढ रहे हैं अभी, किसके के हिसाब से जो प्रिवेलिंग रेट है, प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ वर्क है और प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ रिम्यूनरेशन जो वेजिस है, ठीक है, उस वेजिस पे काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम मिल नहीं रहा है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं कि जो अपनी विलिंगनेस बताते हैं, वेरियस जो 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 कंसल्टेंसीज होती है उसमें अपना नाम लिखाते हैं, कि जो मतलब जो जो फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, उनके थ्रू भी काम ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस तरह से जो भी होते हैं उनको हम अनएम्प्लॉयड गिनते हैं, ठीक है। मतलब उनको वो काम ढूंढ रहे हैं, जो प्रिवेलिंग कंडीशन है हमारी कंट्री में, जो भी जो वर्क की प्रिवेलिंग कंडीशन है, जो भी वेजिस मिलता है, ठीक है, उस वेजिस पे वो काम करने को तैयार है, ठीक है, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है तो वो एनएसएसओ उसको अनएम्प्लॉयमेंट गिनता है, ठीक है। ये एनएसएसओ की डेफिनेशन है। और जो वेरियस इकोनॉमिस्ट होते हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट को बताते हैं, व्याख्या करते हैं कि ये एक ऐसा पर्सन होता है, अनएम्प्लॉयड पर्सन होता है, वो ऐसा पर्सन होता है कि जो एक आधे दिन में 1 घंटे का भी काम ना मिले उसको, तो उसको हम अनएम्प्लॉयड गिन सकते हैं। आधे दिन में भी 1 घंटे का काम ना मिले तो उसको अनएम्प्लॉयड गिन सकते हैं, ठीक है। आप ये मेंस में आप ये जो डेफिनेशन है वो आप मेंस में लिख सकते हो, ठीक है। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सोर्सेज है, ठीक है, जो डेटा के ये जो सोर्सेज है वो कौन कौन से सोर्सेज, जो सेंसस हो जो इंडिया का, उसमें उसका जो रिपोर्ट्स आता है, ठीक है, उसमें से भी हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मतलब डेटा हम डिटेल्स हमें मिल सकती है, ठीक है। जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, ठीक है, जो एनएसएसओ ऑफिस है, उसका जो रिपोर्ट होता है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन का रिपोर्ट होता है, उससे भी हमें अनएम्प्लॉयमेंट के डिजिट्स पता चलते हैं। जो एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है, ठीक है, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का रिपोर्ट होता है, एनुअल रिपोर्ट आता है वो, और जो डायरेक्टोरेट जनरल और एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, विथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, ये मतलब ये जो ऑफिस है उसका भी मतलब जो रिपोर्ट्स आते हैं उससे भी हमें अनएम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स मिलती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये मतलब ये जो भी प्रोवाइड करते हैं, एस्टिमेट्स प्रोवाइड करते हैं, ये वेरियस ऑफिसेस जो एस्टिमेट्स प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो एट्रीब्यूट्स भी, जो अनएम्प्लॉयमेंट के एट्रीब्यूट्स भी हमें प्रोवाइड कराती है, ठीक है। जो अनएम्प्लॉयमेंट के डिजिट्स तो उसमें हमें मिलते ही है, ठीक है, और वेरियस एट्रीब्यूट्स भी हमें पता चलती है कि वेराइटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जो हमारी कंट्री में, उसके बारे में भी पता चलता है। सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं, वेराइटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है हमारी कंट्री में, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के भी प्रकार होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और जो जो कैजुअल मतलब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, उन सब के बारे में भी ये डेटा मिलता है, ठीक है, हमारी जो ये जो सोर्सेज है उसमें से, ठीक है। अब क्या हमारी कंट्री में डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है? हाँ है, कि जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, उस तरह की, ठीक है। अब एज पर इकोनॉमिस्ट देखा जाए तो हमारी कंट्री में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। कैसे कि जो एग्रीकल्चर वर्क होता है, ठीक है, वो सीजनल होता है, ठीक है, कभी कभी उसमें वर्क नहीं मिलता, 6 महीने के लिए वर्क होगा, 6 महीने के लिए वर्क नहीं होगा, ठीक है। मतलब खरीफ क्रॉप है, उसमें अगर देखा जाए, हम खरीफ क्रॉप का उदाहरण लें, ठीक है, तो उसमें खरीफ सीजन में उसमें वर्क होगा तो लोग उसमें एम्प्लॉयड हो जाएंगे, बाकी के वक्त वो इन लोगों के पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, तो ये एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मतलब जो एक खेत है उसमें क्या होगा कि मतलब 2 लोगों की ही ज़रूरत है, 2 लोगों की ही रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन उसमें 5 लोग काम करते होंगे, ठीक है, तो इस तरह मतलब पूरा फैमिली काम करता होगा, तो इसको बोलते हैं, ये जो 3 लोग हैं वो दिखते तो काम करते हैं लेकिन उसका कोई प्रोडक्टिव मतलब ये नेशनल इनकम में उनका कोई मतलब प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन नहीं गिना जा सकता, ठीक है।
तो ये जो 3 लोग हैं वो दिखते तो एम्प्लॉयड है, लेकिन वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड हम गिन सकते हैं, ठीक है। प्रचंड बेरोजगारी हम बोल सकते हैं कि उनका काम की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट किसको हम बोलते हैं कि वो दिख ही जाते कि उनके पास कोई काम नहीं होता, ठीक है। वो पहली नजर में दिख जाते हैं कि वो बैठे ही रहते हैं, उनका कोई काम नहीं होता, उसको बोलते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वो ढूंढ रहे हैं, जो काम ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा, इस तरह से। डिसगाइज्ड में क्या होता है कि जो दिखते हैं कि वो एम्प्लॉयड है लेकिन उनका जो काम होता है वो कोई प्रोडक्टिव नहीं होता। और सीजनल में क्या होता है कि कुछ समय के लिए उनके पास काम होता है, कुछ समय के लिए उनके पास काम नहीं होता, उनको हम बोलते हैं सीजनल। अब इंडिया में स्कॉलर्स क्या बोलते हैं कि इंडियन कंडीशन में देखा जाए तो जो इंडिया में पीपल की क्या कंडीशन होती है, वो कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयमेंट लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए वो कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड रह ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एक ऐसी डेस्परेट सिचुएशन उनकी क्रिएट होती है कि वो कोई भी काम हाथ में ले लेंगे, ठीक है। जो कोई वेजिटेबल बेचना शुरू करेगा, कोई रिक्शा चलाना शुरू कर देगा, इस तरह से वो कोई भी काम हाथ में ले लेंगे क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उनको ऐसा करना ही पड़ता है, वो डेस्परेट हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट का क्या क्या मतलब इन्वॉल्वमेंट रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, उसमें, ठीक है। जो हमारी आज़ादी के बाद से ही हमारी वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स है, उसने इम्पोर्टेंट रोल, मतलब एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने वेरियस स्कीम्स लाई होगी, गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया होगा कि वेरियस इंडस्ट्रियल अगर यूनिट्स हो उसमें गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली होगी, ठीक है। इस तरह से मतलब गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लगाए हैं हमारी कंट्री में कि जो भी एम्प्लॉयमेंट हो उसको जनरेट करने के लिए, ठीक है। ये जो एफर्ट्स है उनको दो ग्रुप्स में वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट जो एफर्ट्स है वो और इनडायरेक्ट एफर्ट्स है वो, ये एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट एफर्ट, उसको मतलब अभी हम इसके बारे में भी जानते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। पहली कैटेगरी में मतलब डायरेक्ट कैटेगरी में क्या होती है कि गवर्नमेंट खुद एम्प्लॉय करती है पीपल को, ठीक है, अपने वेरियस डिपार्टमेंट से, मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है, जो बैंक्स में एम्प्लॉयमेंट होता है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, जो आप ही तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आईएएस की, तो क्या बनोगे, गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है आईए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है, उसमें जब आप एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, आप जब आईएएस बनोगे इसका मतलब गवर्नमेंट ने आपको डायरेक्टली एम्प्लॉय किया, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट का डायरेक्ट एफर्ट हुआ आपको एम्प्लॉयमेंट देने का। और दूसरा होगा इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट कैसे होता है कि जब गवर्नमेंट का गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का जब ग्रोथ होगा तो उससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट जो इंडस्ट्रीज चलाती है, जो होटल्स चलाती है, ट्रांसपोर्ट कंपनीज चलाती है, ठीक है, तो मतलब ये गवर्नमेंट जो डायरेक्ट एम्प्लॉय करती है ना लोगों को, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की खुद की पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री अंडरटेकिंग्स होगी, गवर्नमेंट की होटल होंगी, गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट कंपनीज होगी, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट जो जब एम्प्लॉय करती है तब वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती है वर्कर्स को, ठीक है। अब जब ये जो मतलब अंडरटेकिंग्स है गवर्नमेंट के, उसमें जब ग्रोथ होगा तब क्या होगा, ये जो गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस है मतलब उसका जब आउटपुट बढ़ता है तो क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर का आउटपुट भी बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड होता है, ठीक है। जब एक सेक्टर में मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रोथ बढ़ता है तब प्राइवेट सेक्टर में भी ग्रोथ बढ़ता है, ठीक है। अब जब प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ बढ़ेगा तब क्या होगा, उसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी, ठीक है। तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर में भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट मतलब इनडायरेक्ट एफर्ट्स हम कहते हैं, ठीक है। इसको मतलब ये जो प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ हुआ तो उससे प्राइवेट सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज का इंक्रीज हुआ, ठीक है, इस तरह से। तो जैसे एग्जांपल दिया गया है कि अगर गवर्नमेंट की स्टील कंपनी है, ठीक है, उसमें अगर जो आउटपुट है वो बढ़ता है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट कंपनी में तो जो भी एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो होगा वो बढ़ेगा। जो गवर्नमेंट यूनिट है जो स्टील का, ठीक है, उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और प्राइवेट कंपनीज है जो इस गवर्नमेंट की ये यूनिट से स्टील परचेस करती है, उसमें भी ये आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट की कंपनी है, उसमें से स्टील का इनपुट यहाँ पे बढ़ेगा तो इनका ओवरऑल आउटपुट भी बढ़ेगा। तो जब इनका ये आउटपुट बढ़ा तो वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी कि नहीं होगी, होगी ना, कि ये गवर्नमेंट था उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ी और उससे ये जो प्राइवेट सेक्टर था उसी में भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। तो ये मतलब गवर्नमेंट ने डायरेक्ट अपनी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाई और जो ये प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हुआ। तो इसको हम बोलते हैं
कि जो भी इनडायरेक्ट जनरेशन हुआ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट जनरेशन, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, इसके कारण ही जो भी प्राइवेट सेक्टर था उसमें भी जॉब का क्रिएशन हुआ, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट जनरेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रोग्राम के बारे में। हमारी गवर्नमेंट ने वेरियसली, आपको हम जैसे वो मनरेगा के बारे में तो हमने पढ़ाई है, ठीक है, कि 100 दिन का जो वेजिस मिलना, मतलब 100 दिन का वर्क मिलना चाहिए, ठीक है। अनस्किल्ड लेबर को जॉब देता है जो मनरेगा है, वो 100 दिन के लिए रूरल एरिया में वो काम देता है, ठीक है। जो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ठीक है। मतलब ये जो स्कीम्स लेती है गवर्नमेंट, हम उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो उनका एम सिर्फ यही नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट ही दिया जाए, ठीक है। मतलब उनका एम सिर्फ ये नहीं कि लोगों को काम ही करवाया जाए, मतलब उन काम में क्या इंक्लूड होता है कि वेरियस प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज दी जाए, एजुकेशनल सर्विसेज दी जाए, ठीक है। जो ड्रिंकिंग वाटर का मतलब जो इश्यू है वो सोल्व किया जाए, न्यूट्रिशन दिया जाए, ठीक है। तो जो एसेट्स है एसेट्स जनरेट किया जाए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी जनरेट किया जाए, ठीक है। कम्युनिटी एसेट्स जो बोलते हैं उनको भी जनरेट किया जाए। कम्युनिटी एसेट्स मतलब देखिए कि आप मतलब आप तालाब बनाया बहुत बड़ा, ठीक है, कोई गांव में तालाब बनाया मनरेगा के तहत, ठीक है, मतलब शौचालय बनाए, ये सब कम्युनिटी एसेट्स में आते हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे किया जाता है, वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, मतलब ये एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक तरीका है, ठीक है। सिर्फ काम ही नहीं करवाना, काम कैसे होते हैं, इसमें प्राइमरी हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ये सब उसमें इम्पार्ट किया जाता है कि लोगों को एजुकेशन, मतलब गवर्नमेंट जब 100 लोगों जो 100 दिन का जो मनरेगा के तहत जो मतलब काम देगी, तो उसमें क्या काम देगी, को तालाब बनाने का काम दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हुआ कि कम्युनिटी एसेट भी बना ना, उसमें जो एम्प्लॉयमेंट भी मिला लोगों को, और जो कम्युनिटी एसेट है उसका भी डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस है और सैनिटेशन है, ठीक है, जो गाँव में कच्चा हाउस बनाना, इस तरह का काम भी गवर्नमेंट लोगों को दे सकती है एम्प्लॉयमेंट के तौर पर, ठीक है। और जो रूरल रोड्स है और जो वो वेस्ट लैंड है और डिग्रेडेड लैंड है उनका भी डेवलपमेंट करना, इस तरह के काम गवर्नमेंट लोगों को देती है एज एन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में, इस तरह के काम लोगों को देती है, ठीक है। मतलब सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं देना, इसका ये काम नहीं होता, मतलब कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेट करा, इसका एम ये भी होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम होते हैं, इसका एम ये भी होता है कि लोगों को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ना देकर एक जो नेशन है उसका भी डेवलपमेंट करना, नेशन का भी ग्रोथ करना, ठीक है। ये मतलब मल्टी डायमेंशनल इसका एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स के। अब आते हैं हम निष्कर्ष पे कि हमारी कंट्री में स्ट्रक्चर जो है, हमारी कंट्री का वर्कफोर्स, मतलब जो एग्रीकल्चर में से इंडस्ट्रियल सेक्टर, और जो ये स्ट्रक्चर की बात क्या है, ये जो स्ट्रक्चर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, पहले से जो हम स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स, ये क्या है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन वेरियस सेक्टर में जो एक ये पूरा की वर्कफोर्स है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, ये हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, ये हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये हुआ सर्विस सेक्टर। तो इसमें जो भी मतलब जितना डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ लोग इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे, कुछ लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे, कुछ लोग सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे। तो ये जो पूरा पैटर्न है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। अब आपको समझ में आया इस उदाहरण के साथ कि ये है स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। ये चेंज हुआ, किस तरह चेंज हुआ है, पहले एग्रीकल्चर में लोग बहुत ज़्यादा काम करते थे, आज इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा काम करते हैं, मतलब शिफ्ट हुआ है एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हुआ है वर्कफोर्स का, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर बदल गया ना, पहले जो था उससे चेंज हुआ स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स, ठीक है। इस तरह से इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, कि जो वर्कफोर्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये जो तीनों सेक्टर है उसमें, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। अब इसके ऐसे ही नहीं कि इसमें अब मेल मतलब ये जेंडर का भी हम अगर इश्यू ले तो उसे भी हम स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि कितने मेल जो एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्री में है, कितने फीमेल एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में, उसका प्रोपोर्शन गिने, उसको भी हम स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स गिन सकते हैं, ठीक है। जो नई जॉब्स क्रिएट हो रही है वो सर्विस सेक्टर में क्रिएट हो रही है, ठीक है। जाहिर सी बात है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो भी इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी का जो आईटी सेक्टर का विकास हुआ है, ठीक है, वेरियस मतलब ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ट्रेड होगा, ठीक है, इन सेक्टर में आज ज़्यादा जॉब्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ है कि हमारी जो इंडिविजुअल वर्कर है हमारी कंट्री का, उसके फेवर में ये चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। उसके लिए ये चेंज अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे जो वर्कर्स होते हैं वो इतने अच्छे स्किल्ड नहीं होते हैं, ठीक है, और जो मतलब उनका एजुकेशन लेवल भी इतना अच्छा नहीं होता, ये जो उनके पास अच्छी स्किल नहीं होती है। और सर्विस सेक्टर क्या मांगता है, लोगों में स्किल होती है, सर्विस सेक्टर एक स्किल्ड सेक्टर होता है, ठीक है, उसमें मतलब तभी तो उनकी इनकम्स ज़्यादा होती है, ठीक है, इस तरह से।
कि जो इंडिविजुअल वर्कर है, ठीक है, उसका जिसका कोई मतलब अच्छा एजुकेशन नहीं है, उनका अच्छी स्किल नहीं है, उसके लिए ये चेंज जो हुआ है एग्रीकल्चर से जो शिफ्टिंग हुआ है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। और जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है, वो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनफॉर्मल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो इंडिविजुअल वर्कर है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये जो इंडिविजुअल वर्कर है, अब ये इंडिविजुअल वर्कर है और ज़्यादा से ज़्यादा जो नौकरियाँ जनरेट हो रही है वो सर्विस सेक्टर में जनरेट हो रही है, लेकिन इस वर्कर के पास इतनी अच्छी मतलब कोई एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, ठीक है, तो वो अब इस सर्विस सेक्टर में तो काम नहीं कर सकेगा। तो ये वर्कर क्या करेगा, तो जो भी इनफॉर्मल सेक्टर के वर्क्स होते हैं, ठीक है, वो काम हाथ में ले लेगा, जो कि रिक्शा चलाना, वेजिटेबल बेचना, ठीक है, एग्रीकल्चर में भी काम करना जो वर्कर के तौर पे, ये सब ये काम करने लगेगा, ठीक है। इससे क्या हुआ कि इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है हमारी कंट्री में, इसी कारण से, क्योंकि अच्छी स्किल्स और एजुकेशन नहीं है वर्करों के पास, इसीलिए वो सर्विस सेक्टर में जा नहीं रहे, और जो भी एग्रीकल्चर में उनका प्रोपोर्शन मतलब जो भी मतलब कैजुअल वर्क है और इनफॉर्मल वर्क है उसमें उनका प्रोपोर्शन बढ़ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है उसमें क्या होता है, सोशल सिक्योरिटी का मेजर्स होते हैं वो बहुत अच्छे ज़्यादा मतलब अवेलेबल नहीं होते हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है उसमें, ठीक है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का कोई रेगुलेशन नहीं होता है। और लास्ट फ्यू डिकेज में कुछ दशकों में क्या हुआ है कि हमारी कंट्री में रैपिड ग्रोथ देखा गया है, ठीक है। जो जीडीपी हमारा है वो उसमें इंक्रीज हुआ है, ये तो हम सबको पता है कि हमारी कंट्री में ग्रोथ तो बढ़ा है, लेकिन उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी नहीं है, ठीक है, जो जॉबलेस ग्रोथ बोला था ना हमने वो, ठीक है। मतलब ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप ये मेंस में आप सब ये लिखना, आप ये जो है ये मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब जो भी सेंटेंसेस है कि जो जॉबलेस ग्रोथ, ये जो टर्म आप जब लिखेंगे ना, ये जॉबलेस ग्रोथ, जब आप ये टर्म आप लिखेंगे कि जो कैजुअलाइजेशन और जो भी इनफॉर्मलाइजेशन और जॉबलेस ग्रोथ, ये जब टर्म्स आप लिखते हैं मेंस में, तब आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये सब जो मतलब ये पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं जो आपको लिखने हैं अपने मेंस के आंसर में, ठीक है। जो फोर्स्ड गवर्नमेंट ये जो कंडीशंस हुई है हमारी कंट्री में, इसके कारण गवर्नमेंट को आज ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जरने के लिए जो रूरल एरिया से पर्टिकुलरली उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जो वेरियस इनिशिएटिव्स लाने पड़े गवर्नमेंट को, ठीक है, उस मतलब गवर्नमेंट को एक फोर्स किया, मतलब ऐसी सिचुएशन से गवर्नमेंट को फोर्स किया गया है, ठीक है, कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स और ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव्स लाने पड़ रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरवेंशन आज भी करना पड़ रहा है हमारी कंट्री में, ठीक है। जो वैसा कैपिटलिस्ट कंट्री में देखा जाए तो ऐसा नहीं होता है। कैपिटलिस्ट कंट्री में क्या होता है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ही मिनिमम होता है। क्यों? क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, उसमें सर्विस सेक्टर बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनफॉर्मल और कैजुअल जो लेबर होते हैं उसमें आते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आज भी बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर है आज भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा मतलब एम्प्लॉयमेंट का एक सिनारियो है हमारी कंट्री में, जो कैजुअलाइजेशन का और इनफॉर्मलाइजेशन का हमारी कंट्री में ये पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट का सिनारियो है। जो भी आप ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था कि एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक जो है आज भी हमारी कंट्री में प्रिवेलेंट है, इसके बारे में मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक था, मतलब ये चैप्टर है, इनके जो सेंटेंसेस है, मतलब इनके जो टर्म्स भी थे, ये आपको मेंस के लेक्चर्स में, मेंस के जो क्वेश्चन है उसमें आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। और इसमें से प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं, यहाँ पे हम अपना चैप्टर पूरा करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 8 आएगा, वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, बाय बाय।